नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे रेसो 247। आप लोग का फिर से स्वागत है आर्टिकल्स की क्लास में। आर्टिकल डिस्कशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? वन हर्ब्स वन स्टैंडर्ड की बात करेंगे। तो इसमें जो बातें कही गई है हम लोग देखते हैं कि हाल ही में वन हर्ब्स वन स्टैंडर्ड में जो बातें कही गई इसकी प्राप्ति के लिए देखें तो भारतीय चिकित्सा और हेम्योपैथिक यानी कि आयुष मंत्रालय और बात करते हैं तो भारत के फार्माकोपिया आयोग जो है, तो फार्माकोपिया आयोग यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच में समझौता ज्ञापन पर एक हस्ताक्षर की गई है। तो वो बातें कही गई है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। इसमें जो मुख्य बिंदुएं हैं तो उसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है। तो इसका उद्देश्य के बारे में समझते हैं। तो उद्देश्य में देखें तो क्या है कि जो भी दवाएं हैं, ठीक है, हर्ब्स की जो भी दवाएं हैं उनके मानकों को विकास को सुविधाजनक बनाते हुए अगर देखें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए PCIMNH और IPC के बीच अगर बात करते हैं तो सहयोगात्मक प्रयास विकसित करना यही इसके उद्देश्य है। तो इसी समझौता में अगर देखते हैं तो पारंपरिक चिकित्सक की मानकीकरण के क्षेत्र में भी अगर देखते हैं तो सूचनाओं का आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए व्यापक सहयोग की सुविधा प्रदान करेगी ये चीज़ें। आगे देखें तो वैज्ञानिक ज्ञान और फार्मास्यूटिकल में देखते हैं तो कच्चे माल सेमेरियन कार्यशालाओं की बात करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की अगर जो कार्यक्रम की बात करें तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी साझा करने के माध्यम से ये बातें कही जा सकती हैं। तो आगे देखते हैं तो और भी अगर हम लोग देखें तो ये हर्ब्स की जो बात करते हैं, जैसे कि दवा निर्माताओं की बात करें, शोधकर्ताओं की बात करें, निर्णायकों की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो इसमें कही जा सकती है। हम लोग आगे समझते हैं क्या है। तो इसी में देखें फार्माकोपिया आयोग की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है। तो ये 4 जून 2020 की बात करें तो इसमें क्या होता है कि पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रालय ने क्या किया था, इस आयोग को मंजूरी दी थी। कब दिया था? तो 4 जून 2020 की बात करते हैं तो इसमें पीएम ने ये बातें कही थी जो कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये जो बातें कही गई है फार्माकोपिया आयोग की तो ये भारतीय चिकित्सक के लिए है। तो ये बात को ध्यान में रखना है। आगे देखें तो इसी में देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रालय ने फार्माकोपिया आयोग को मंजूरी दी जो कि कब का डेट था? तो 4 जून 2020 की बात कही गई थी इसमें। तो यहाँ पे हम लोग आगे समझते हैं कैबिनेट की एक बात हम लोग देखें तो कैबिनेट के द्वारा कैबिनेट ने आयुष मंत्रालय के तहत अगर देखें तो इसमें क्या कहा गया था कि आगे देखते हैं तो इसमें 3 पॉइंट है कि भारतीय चिकित्सक हेम्योपैथ के लिए और देखें तो आयोग को फिर से स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है कैबिनेट के द्वारा। तो ये बातें कही गई आयुष मंत्रालय के तहत, ये बातें कही गई है। तो आगे देखते हैं क्या है। तो आगे कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दें तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 1975 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इन 2 केंद्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई थी। और देखें तो एक पॉइंट क्या है कि यह आयोग एक स्वायत्त निकाय है जो कि आयुष मंत्रालय के तहत काम करता है। यह 2010 से काम कर रहा है। तो ये बात ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं तो क्या है कि यह विलय संसाधनों के उपयोग को भी अनुकूलित करेगा और प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण की दिशा में आयुर्वेद की बात करते हैं, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथ दवाओं की परिणाम को भी ये बढ़ाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी है। ये सारी कुछ मुख्य बातें हैं। तो आई होप ये बातें आप लोग को क्लियर हुई होगी कि ये हर्ब्स की जो बातें कही वन हर्ब्स वन स्टैंडर्ड की बातें क्या है। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का उसे समझते हैं। हम लोग बात करते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है कि अभी अगर बात करते हैं कि अगस्त के महीने की बात करते हैं, जीएसटी राजस्व सालाना आधार पर 28% बढ़ गया है। 28% बढ़ गया है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अगस्त 2022 का एकत्र सकल जीएसटी जो है, मतलब डोमेस्टिक जीएसटी का रिवेन्यू जो है, राजस्व जो है, तो उसमें हम लोग देखें तो क्या है कि 1,43,612 करोड़ यहाँ पे ये रिवेन्यू मिला है। आगे देखते हैं तो इसी में अगर हम लोग देखें तो पिछले वर्ष के बात करें, पिछले वर्ष में क्या था कि इसका जो आंकड़ा था वो कितना था, 1,12,000 समथिंग था, यानी कि 1,12,020। ठीक है। तो ये इतना करोड़ का जो हम लोग बात करें जीएसटी की, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जीएसटी में राजस्व की बात करते हैं तो 28% अधिक हो गया है। तो ये बात कही जा रही है। इसमें अगर कुछ बातें ध्यान में रखें तो क्या बातें हैं, हम लोग देख सकते हैं घरेलू लेन देन राजस्व की बात करते हैं तो ये लगभग 57% की वृद्धि हुई है इसमें। 57% की वृद्धि, जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर बात करें घरेलू लेन देन की बात जो हो रही है वो क्या है, तो सेवाओं के आयात के सहित जो बातें कही जाती है वो सारी बातें होती है। माल के आयात से जो राजस्व की प्राप्ति होती है वो सारी बातें कही जाती है। तो 57% की वृद्धि यहाँ पे देखी जा सकती है।
वहीं देखें अगर इसका कंपेयर करते हैं पिछले साल की महीनों से, इसी महीने के दौरान की बात करते हैं जो कि अगस्त की चल रही थी, तो उस राजस्व में देखते हैं कि 19% की अधिक वृद्धि हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लगभग 6 महीने की अगर बात करते हैं तो 6 महीने के तक मासिक जो जीएसटी की बात होती है तो उसमें 1.4 लाख की बात करते हैं कि इतना करोड़ से अधिक रहा है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं रेवेन्यू कितना रहा है, तो 1.4 करोड़ से भी अधिक रहा है। तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ देखते हैं कि जीएसटी की अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी एकत्रित की जो बात कही गई, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि जीएसटी का जो घटक होता है, मतलब मान के चलते इसका जो प्रकार होता है, जो कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के बारे में कहा जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं वो कुछ इस तरह से ऐसा डाटा है इस बार के, कि अगर यहाँ देखें तो अगस्त 2022 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें जीएसटी राजस्व की जो बात कही गई तो 1,40,885 करोड़ की बात कही गई है। 885 करोड़ में हम लोग देखें तो यहाँ जो एकत्र किया गया उसमें जो विभाजित किया गया तो वही बातें यहाँ पे की जा रही है कि सीजीएसटी की बात कही गई, एसजीएसटी की बात कही गई और आईजीएसटी, ये उसी का डिवाइड जो किया हुआ है पार्ट, वो बताया गया कि इसमें इतना इतना चीज और भी है। तो जीएसटी की अगर हम लोग पढ़ेंगे, जीएसटी की बात करेंगे कभी भी, तो उसमें ये सब उसका पार्ट है एक तरह से, ठीक है। तो वो सारी बातें कही गई। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एसजीएसटी कितना है, 24,710 करोड़। फिर सीजीएसटी कितना है, 30,951 करोड़। और यहाँ पे देखते हैं फिर तो आईजीएसटी कितना है, तो 77,782 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, अगर इसी में देखें तो वस्तुओं के आयात के साथ अगर बात करते हैं, ये जो 77,782 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि वस्तुओं के आयात के आधार पे सहित उसको लेकर के चल रहा है 42,067 करोड़ की बात कही गई, ठीक है। तो ये बातें हम लोग देखें। फिर उपकर की बात करते हैं तो उपकर में क्या है कि 10,168 करोड़ की बात करते हैं, जो कि माल के आयात के सहित एकत्र करने पर अगर देखें तो 1,018 करोड़ सहित की बात इसमें देखी गई है। 10,168 में 68 करोड़ में ये देखा गया है, इसको सहित मिला करके बातें कही गई है। तो हम लोग इस चीज को यहाँ पे समझे, जीएसटी की जो ये बात कही गई है इसमें देख सकते हैं कि ये पिछले साल के अगस्त की बात कही गई यहाँ पे, और इस साल के अगस्त की बात कही गई। तो उसको कंपेयर करके जो भी डाटा दिया गया है उसे मैं यहाँ पे डाला हुआ हूँ। आई होप ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ये डाटा को लेकर के आप लोग क्लियर होंगे। अब यहाँ पे बात करें तो जीएसटी क्या है, जीएसटी के घटक क्या है, तो ये सारी चीजें इस टॉपिक से कुछ अलग हो जाती है। तो आई होप आप लोग को इतना तो पता होगा जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के जो घटक है, जैसे सीजीएसटी की बात करते हैं, एसजीएसटी की बात करते हैं, आईजीएसटी क्या है, तो ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर होगी। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक बात बता देना चाहूंगा कि सीजीएसटी जो होता है वो सेंट्रल जीएसटी होता है, और एसजीएसटी जो होता है वो स्टेट होता है यानी राज्य जीएसटी होता है, और आईजीएसटी जो होता है वो एकीकृत होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं अगर बात समझ नहीं आए तो हम लोग चलते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं हम लोग का क्या है आज की, कि हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पोषण माह की। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें जो बात कही गई है ये शुरू कब हुई है, शुरू जो हुई है ये कब मनाया जा रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 30 सितंबर, ठीक है, इसी मंथ की बात कही जा रही है। 1 से 30 सितंबर 2022 में ये शुरू हुई और मनाई जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये कितना बारवा मनाया जा रहा है, तो 5वां बार ये मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण माह 2022। तो इसमें मुख्य फोकस जो की गई है वो हम लोग देख सकते हैं कि महिलाओं और स्वास्थ्य की बात कही गई, और बच्चे और शिक्षा की बात कही गई। तो इस पे मुख्य फोकस की जा रही है, इस बात में हम लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय पोषण माह में। तो यहाँ पे अगर कुछ मुख्य बिंदु को हम लोग समझें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस माह में चलने वाले जो पोषण माह है, इस माह की बात करते हैं तो इसमें किस बात पर ध्यान दी जा रही है, तो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर ध्यान दी जा रही है। और आगे क्या है, तो हम लोग देख सकते हैं कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों की बात कही गई, किशोरियों की बात की गई। तो इस पे विशेष ध्यान दी जा रही है, इस माह के इस सेलिब्रेशन में हम लोग बोल सकते हैं कि ये बातें कही जा रही है, इस पे ध्यान दी जा रही है। तो यहीं पे अगर हम लोग देखें कुछ ऐसे भी बातें हैं जिसपे कि कुछ ऐसी मुद्दा है जिस पे कि जागरूकता की बात कही जा रही है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो जागरूकता की बात कही जा रही है वो कौन कौन सी बातें हैं। तो हम लोग देख सकते हैं संवेदीकरण अभियान, आउटरीच कार्यक्रम है एक। फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं क्या है कि शिविरों के माध्यम से ये सारी बातें कही जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है जागरूकता के माध्यम से हम लोग आगे और समझते हैं, इसमें और भी जो बिंदुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे की और कुछ बिंदुए। तो हम लोग देखते हैं कि संबंधित जिला जो पंचायत राज अधिकारियों के क्षेत्र में आएंगे,
CDPO की बात कही जा सकती है कि उससे जागरूकता की बात होगी। स्थानीय अधिकारियों द्वारा पंचायत स्तर पर जो भी बातें कही जाएगी उससे हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे और भी एक बात हम लोग देख सकते हैं कि इस बार जो है आंगनबाड़ी में देख सकते हैं कि केंद्रों में बच्चों को क्या पढ़ाने के लिए जो देसी व स्थानीय खिलौने का प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की खिलौना निर्माण कार्यशाला भी आयोजित किया जाएगा। आगे देख सकते हैं क्या है, तो आदिवासी क्षेत्रों में स्वस्थ माँ और बच्चे के लिए पारंपरिक खाद्य पदार्थ से संबंधित जानकारी प्रदान कराई जाएगी। तो ये सारी चीजें आप लोग को छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है जागरूकता के मामले में। तो राज्य स्तरीय पर देखें तो गतिविधि के तहत पारंपरिक पौष्टिक व्यंजनों की अम्मा की रसोई, ठीक है, तो ये भी संचालित की जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि पोषण अभियान है क्या। तो पोषण अभियान के बारे में हम लोग समझते हैं कि तो पोषण अभियान की बात करते हैं तो गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माँ, बच्चे और किशोरियों के लिए पोषण संबंधित परिणामों में सुधार के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है ये। ठीक है, क्या है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो पोषण अभियान की बात कर रहे हैं। तो इसकी जो शुरुआत की गई इसे हम लोग देखते हैं। तो यह मिशन 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। तो इस बात को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं एक और पॉइंट क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पोषण का अर्थ होता क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिएंट्स की अभियान है ये। इस मिशन की घोषणा 2021-2022 की बजट में की गई थी। तो ये बातें ध्यान में रखनी है पोषण अभियान के बारे में। तो हम लोग आगे एक और छोटा सा बात समझते हैं कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मिशन का जो उद्देश्य है वो क्या है। पोषण अभियान कुपोषण की समस्याओं की और क्या करता है, फोकस करता है। और इस मिशन मोड में देखें तो इस मिशन मोड को संबोधित करता है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो मिशन पोषण अभियान की बात कही जा रही है तो मिशन पोषण 2.0 के उद्देश्यों को केंद्रित करता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसका ये उद्देश्य की बात की जा रही है, तो इसे आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि यह पोषण सामग्री वितरण, आउटरीच और परिणामों को मजबूत करने का प्रयास करता है ताकि बीमारियों के साथ साथ कुपोषण पर स्वस्थ कल्याण और प्रतिरक्षा का पोषण करने वाली प्रथाओं को जो है विकसित किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है, ग्रोथ रेट उसका बढ़े। तो ये सारी बातें कही गई है। तो हम लोग अब आगे देखते हैं। तो ये बातें आप लोग को उद्देश्य के तौर पे ध्यान रखना है। तो किस बात का उद्देश्य की बात की जा रही है, तो पोषण अभियान के उद्देश्य की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग पोषण अभियान क्यों देखें, क्या यहाँ पे मुख्य भूमिका थी इसकी। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे कि ये जो मंथ चल रहा है सितंबर की, तो इसमें 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक की जो बात कही गई है, तो राष्ट्रीय पोषण माह को शुरू किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे ये बात को समझे। आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आप लोग को मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहें। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।